गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परमाणु संरचना चैप्टर के अंदर अपने आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले अपने द्रव्य के दोहरे व्यवहार के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक कर रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? अभी तक अपने देखा कि जो द्रव्य है और जो विकिरणें हैं, ठीक है, तो द्रव्य और विकिरण का दोहरा व्यवहार अपने देख चुके हैं कि जो द्रव्य मैटर और विकिरण का अपने कौन सा व्यवहार देख चुके हैं कि दोहरे व्यवहार के बारे में अपने देख चुके हैं कि वो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ड्यूल नेचर प्रदर्शित करते हैं। तो उस ड्यूल नेचर के ऊपर अपने बात कर चुके हैं कि उनके अंदर तरंगीय गुण भी पाया जाता है और उनके अंदर कणीय प्रकृति भी पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें अपने देख चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट हुए हाइजेनबर्ग, ठीक है, जिसके नाम पर इस सिद्धांत को नाम दिया गया है। तो हाइजेनबर्ग ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने जो द्रव्य और विकिरण का जो दोहरा व्यवहार है, इस दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपने को एक निष्कर्ष दिया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। इन्होंने क्या कहा अपने को कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी पोजीशन व उसके वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, आप एक टाइम में एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी स्थिति और उसके वेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, एक साथ दोनों चीज़ों को अपने पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हाइजेनबर्ग ने अपने को बताई, अर्थात इन्होंने अपने को कह दिया कि जो डेल एक्स गुणा जो डेल पी है, डेल पी किसको प्रदर्शित कर रहा है? संवेग को, वो h/4π, ये इन्होंने अपना नियम दिया। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ अपने को यहाँ पर। तो हाइजेनबर्ग ने ये अपने नियम दिया। इस नियम के आधार पर उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है। कैसे नहीं होता है? अगर अपने देखें कि जो अपने बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर अगर अपने चलें, हाइड्रोजन परमाणु की भी अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु की बात करें, तो ये नाभिक हो गया और इस नाभिक के चारों तरफ ऊर्जा स्तर में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो जब गति करेगा इलेक्ट्रॉन, तो गति करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा? संवेग आएगा। संवेग क्या होता है? m गुणा v। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और e क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। तो अगर उसका वेग है तो अपनी स्थिति नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कोई चीज़ घूम रही है, कोई गति कर रही है, तो अपने कैसे बता सकते हैं कि वो वहाँ पर स्थित है? क्योंकि स्थिति तो कब बताएंगे? जब उसके अंदर गति न हो। ये चीज़ है ना अपने पास। तो इन्होंने हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो छोटे कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह जो कण हैं, अवपरमाणिक जो कण हैं, उनकी एक साथ अपनी स्थिति और वेग को एक साथ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इन्होंने अपने को जो नियम दिया, ये नियम दिया। इसके अंदर जो डेल एक्स है, वो डेल एक्स क्या है? कण की स्थिति में अनिश्चितता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है? डेल पी है। तो डेल पी क्या है? कण के संवेग में अनिश्चितता है। ठीक है, तो या तो आप निश्चित बता सकते हो, उसकी स्थिति बता सकते हो, या उसका क्या बता सकते हो? संवेग को निश्चित बता सकते हो। इसी तरह से जो h है, h क्या है? प्लांक स्थिरांक है, जो आपको पता है। ठीक है, तो h क्या है? h हमारे पास यहाँ किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्लांक स्थिरांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो h हो गया प्लांक स्थिरांक। तो ये इनका नियम था। ठीक है, तो इस आधार पर अपने इन्होंने कहा कि आप या तो किसी कण की स्थिति के बारे में या उसके संवेग के बारे में एक समय में सही ज्ञान दे सकते हो। ठीक है, दोनों का एक साथ सही ज्ञान करना संभव
नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो इनका जो नियम था इसे अपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम कहा जाता है। अब इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के नियम का महत्व क्या है, इस नियम के महत्व की बात करें कि ये काम क्या है, क्या काम आता है अपने पास। ठीक है, नियम तो सिंपल से है कि अपने किसी गतिशील पिंड के अंदर अपने उसकी स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। या तो आप उसकी स्थिति को सही बता सकते हो या उसके संवेग को सही बता सकते हो। दूसरी तरफ हमने कह सकते हैं कि अगर आप स्थिति के अंदर निश्चित हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका दूसरी तरफ हमने कहेंगे उसके अंदर संवेग में हमको क्या होगी, अनिश्चितता होगी। और दूसरी जब आप उसका संवेग बता रहे हो तो आपको उसकी स्थिति में क्या मिलेगी, अनिश्चितता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा हाइजेनबर्ग का नियम है। अब इस हाइजेनबर्ग के नियम के महत्व की अगर अपने बात करें तो हाइजेनबर्ग का जो नियम है वो जो अभी तक जो अपने नियम चल रहे थे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित मार्ग अपने लेकर चल रहे थे, तो निश्चित मार्ग का जो अस्तित्व का क्या करता है, ये खंडन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो कण है उस कण का जो भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति और वेग का निर्धारण अगर अपने को करना है तो क्या करेंगे, जैसे अपने उदाहरण लेते हैं इसके अंदर कि अगर हाइजेनबर्ग के नियम के आधार पर अगर अपने देखा जाए तो अपने कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी पिंड की जो स्थिति और वेग से उसका प्रक्षेप जो पथ है या जो एक्चुअल पथ है वो निश्चित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे कण हैं उनके लिए एक साथ उसकी स्थिति और वेग का जो निर्धारण है वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अपने बड़े पिंडों पर अगर हम बात करते हैं तो बड़े पिंडों के ऊपर अपनी स्थिति और संवेग को एक साथ क्या किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सिर्फ छोटे पिंडों पर ही लागू होता है या जो अपरमाणविक कण है अपरमाणविक कणों के ऊपर ही लागू होता है। बड़े पिंडों पर इस नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। बड़े पिंडों पर ये अपने कह सकते हैं सटीक जानकारी अपने को ये नहीं देता है। ठीक, तो बोर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता मॉडल को करने के बाद में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो बोर का परमाणु मॉडल था उसके विफलता के क्या कारण थे। ठीक है, तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक लेते हैं अपने बोर के परमाणु मॉडल के विफलता के कारण। ठीक है, विफलता के कारण कि वो मॉडल विफल क्यों रहा। ठीक है, उसके क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण से बोर का परमाणु मॉडल विफल रहा। इसके अंदर अपने बात करें कि अगर अपने सामान्य रूप से देखा जाए कि जो बोर का परमाणु मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में, ठीक है, इस मॉडल के अंदर क्या किया गया था कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखा था। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक के चारों तरफ एक वर्ताकार पथ में घूमता बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करता है। अपने जो बोर के परमाणु मॉडल के अंदर बात करते हैं कि जो एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के ऊपर ही लागू होता है। और उस एकल इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसा एक आवेशित कण है, तो उस आवेशित कण को अपने घूमता हुआ यहाँ पर बताया गया कि जो आवेशित कण है वो वर्ताकार पथों में क्या करता रहता है, घूमता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जो बोर के परमाणु मॉडल के अंदर बताया गया। अब यहाँ पर इसके अंदर आगे अगर अपने देखा जाए कि बोर के परमाणु मॉडल में जो विफलता का कारण यही था कि यहाँ पर इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण को नहीं ध्यान में रखा गया। जो मेन कमी थी वो ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन के जो तरंग लक्षण है उस तरंग लक्षण पर ध्यान नहीं देता। इलेक्ट्रॉन में तरंगीय लक्षण की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कौन से लक्षण की बात कर रहा है, ये कणीय लक्षण की बात कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, सिर्फ एक आवेशित कण है।
तो कणीय प्रकृति के ऊपर ध्यान देता है ये इलेक्ट्रॉन के तरंगीय प्रकृति पर ध्यान नहीं देता कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो सकता है, तरंगीय प्रकार का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो लक्षण है वो तरंगीय लक्षण भी मौजूद हो सकते हैं। तो इसके बारे में ये नहीं बता पाते हैं, अर्थात जो पथ है वो पथ को सही तरह से परिभाषित नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति की हुई तो जैसे अपने कणीय प्रकृति की है तो अपने पथ वर्ताकार पथ बता दिया, लेकिन अगर अपने कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर तरंगीय प्रकृति की है तो तरंग तो इस तरह से गति करती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से वो अगर गति कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है उस पथ के बारे में सही जानकारी या सटीक परिभाषित वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने तो सिर्फ किसके ऊपर ध्यान रखा, कणीय प्रकृति पर ही ध्यान रखा था। उन्होंने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकता है, तरंगीय प्रकार का भी हो सकता है। तो अभी अपने जो द्रव्य के दोहरे व्यवहार के बारे में बात की थी तो वो इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार के बारे में नहीं पता था उसको, सिर्फ वो कणीय प्रकृति के ऊपर में ध्यान रख रहा था। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, अभी अपने जो हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता मॉडल के अंदर अपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का सही निर्धारण अपने नहीं कर सके, ठीक है। इसका मतलब ये जो मॉडल था वो हाइजेनबर्ग का जो अपने मॉडल है उस हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का पालन भी नहीं करता है, ठीक है। तो दो मुख्य कमियां रही इसकी। पहली कमी तो अपने ये सिर्फ कणीय प्रकृति के ऊपर ध्यान देता है, इसकी तरंगीय प्रकृति पर ध्यान नहीं देता। दूसरी, उसको हाइजेनबर्ग ने जो अभी अपने को बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो इस चीज़ का ज्ञान उनको नहीं था। तो अपने कह सकते हैं कि ये दो मेन कमियां थी जो बोर के परमाणु मॉडल को विफल बनाती है, ठीक है। अगर बोर का परमाणु मॉडल उसके द्रव्य के दोहरे व्यवहार अर्थात तरंगीय प्रकृति पर ध्यान देता और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को अगर ध्यान में रखता तो बोर का जो परमाणु मॉडल है वो विफल नहीं होता। तो विफलता के दो मुख्य कारण अपने को देखने को मिले यहाँ पर। एक तो इसका जो विफलता का कारण देखने को मिला वो कणीय प्रकृति को ध्यान में रख रहा है, वो तरंगीय प्रकृति को ध्यान में नहीं रख रहा। और दूसरा जो विफलता का कारण अपने को देखने को मिला वो था कि ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का पालन ये सिद्धांत नहीं करता है, बोर का परमाणु मॉडल उसको पालना नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, ठीक है। तो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या है, अपने देखते हैं कि जैसे अपने पहले जो पढ़ा गया, जैसे अपने छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर अगर अपने देखा जाए तो न्यूटन के गति के नियम जैसे अपने लागू करते हैं कि कोई जैसे गिरता हुआ कोई पत्थर, जैसे ऊंचाई से पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। या अपने देख सकते हैं कि कोई जो ग्रह है वो ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ग्रह या जो गिरता हुआ जो पत्थर है इनका व्यवहार कैसा होता है, कण के जैसा होता है, ठीक है। तो चक्कर लगाते ग्रह और अपने बात कर सकते हैं गिरता हुआ पिंड, वो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कणीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा देखने को मिलता है अपने को, कणीय व्यवहार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े पिंड हैं, ठीक है, उन बड़े पिंडों के ऊपर जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं उस न्यूटन के गति के नियमों को सफलता से उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो बड़े पिंडों के ऊपर न्यूटन के गति के नियमों को अपने सफलता से लागू कर सकते हैं। लेकिन जब अपने सूक्ष्म कणों की बात आती है, ठीक है, जब अपने बात किसकी करेंगे, सूक्ष्म कणों की बात करेंगे, तो सूक्ष्म कणों में हमारे पास जो आते हैं वो क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। या आपने बात कर सकते हैं जैसे परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु भी एक सूक्ष्म कण है। या आपने बात करें किसकी, अणु की, तो अणु भी कैसा है, एक सूक्ष्म कण है। तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु या अणु जैसे सूक्ष्म कणों की जब अपने बात करते हैं तो इनके ऊपर न्यूटन के जो गति के नियम है वो न्यूटन के गति के नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। तो सूक्ष्म कण होने के कारण से इनके ऊपर अपने न्यूटन के गति के नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर उनके ऊपर विफल रहे तो ऐसा होने के कारण
जो अपने कह सकते हैं कि जो द्रव्य है वो द्रव्य या जो अपरमाणु कण है उनके दोहरे व्यवहार का कारण था। तो इनके ऊपर विफल रहने का कारण क्या था कि सूक्ष्म कणों पर न्यूटन के जो गति के नियम थे वो लागू क्यों नहीं कर सके। तो यहाँ पर जो इसकी विफलता का कारण था द्रव्य के दोहरा व्यवहार। ठीक है, कि जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसा व्यवहार करते हैं कि जो सूक्ष्म कण हैं वो सूक्ष्म कण दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वो कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं और तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो बड़े पिंड हैं उन बड़े पिंडों में ज़्यादा अपने को क्या देखना मिलता है, कणीय व्यवहार देखने को मिलता है। क्योंकि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बड़े कणों के अंदर अगर तरंग धैर्य की बात की थी तो तरंग धैर्य का मान क्या हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो तरंग धैर्य कम होने के कारण से वो तरंग अपने को दिखाई, उनका जो तरंगीय व्यवहार है वो अपने को देखने में नहीं मिलता है। तो वो तो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन जो छोटे कण हैं उन छोटे कणों का दोहरा व्यवहार देखने को मिलेगा, जिसके कारण से न्यूटन के जो गति के नियम हैं उस गति के नियमों को उसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जो एक विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई, और वो विज्ञान की नई शाखा कौन सी थी, क्वांटम यांत्रिकी थी। ठीक है, तो क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान की एक नई शाखा आपने बोल सकते हैं, जो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसको विकसित किया गया। ठीक है, और ये जो क्वांटम यांत्रिकी थी, आपने सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ये जो विज्ञान है वो कैसी है, सैद्धांतिक विज्ञान है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये विज्ञान की कौन सी शाखा हो सकती है, अपने सैद्धांतिक विज्ञान कहा जा सकता है, जो सिद्धांतों पर चलती है, प्रयोगों पर आधारित नहीं है। अभी तक जो विज्ञान अपने जो अध्ययन कर रहे थे, जितने भी अपने मॉडल वगैरह जो बात की, वो सारे सारे प्रायोगिक विज्ञान का भाग था, जिसके अंदर प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए अपने निष्कर्ष प्राप्त किए थे। लेकिन जो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई शाखा जो सामने आई, जिसे अपने क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है, ये क्वांटम यांत्रिकी कैसी विज्ञान थी, आपने कहा ये एक सैद्धांतिक विज्ञान थी जो सिद्धांतों के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इनके अंदर जो इस क्वांटम यांत्रिकी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं अपने, तो अपने कहते हैं कि इस विज्ञान के अंदर जो अति सूक्ष्म जो वस्तुएं होती है, जैसे अति सूक्ष्म वस्तुएं कौन सी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या अपरमाणविक जो कण हैं, उन अपरमाणविक कणों के गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपने पूछे कि क्वांटम यांत्रिकी के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक जो सैद्धांतिक विज्ञान है, इस सैद्धांतिक विज्ञान के अंदर अपने अध्ययन क्या करते हैं, तो अपने कहेंगे जो सूक्ष्म कण है उन सूक्ष्म कणों की गति का अध्ययन इस क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है, जो तरंग और कणीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अर्थात ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को भी निश्चित करती है। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुएं, ठीक है, स्थूल वस्तुएं मतलब जिनके अंदर तरंगीय गुण क्या होता है, बहुत कम होता है, पर लागू करते हैं, तो अपने को उसके जो परिणाम है वो चिर सम्मत, ये जो यांत्रिकी है उस चिर सम्मत यांत्रिकी के जैसे अपने को परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब जो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक अब अपने पास आ जाते हैं जो क्वांटम यांत्रिकी को जो स्टार्ट करते हैं, उस वैज्ञानिक को भी यहाँ पर अपने लेकर चलेंगे। तो दोनों वैज्ञानिकों की मैं यहाँ पर बात करूँगा। पहला जो वैज्ञानिक हमारे पास था वो अपने बात कर चुके हैं, किसके ऊपर, हाइजेनबर्ग पर बात कर चुके हैं। और दूसरा जो वैज्ञानिक यहाँ पर अपने पास होता है वो है श्रोडिंगर। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग और दूसरा जो वैज्ञानिक हमारा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है श्रोडिंगर। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर दोनों द्वारा जो अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। इन्होंने अपनी एक अलग क्वांटम यांत्रिकी बताई और श्रोडिंगर ने अपनी एक अलग क्वांटम यांत्रिकी बताई। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो अपने अध्ययन करेंगे, जो श्रोडिंगर द्वारा जो विकसित क्वांटम यांत्रिकी है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो रखा गया है वो कौन सी क्वांटम यांत्रिकी को रखा गया है, जो श्रोडिंगर ने अपने को जो दी थी, उस श्रोडिंगर द्वारा विकसित जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, अर्थात जो सूक्ष्म कणों की गति के ऊपर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो अपने कह सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया था, श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी। और इसके ऊपर इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। और ये जो समीकरण है, जो श्रोडिंगर समीकरण जिसको बोला जाता है, वो श्रोडिंगर समीकरण
जो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली जो de ब्रोगली जो समीकरण है, उस de ब्रोगली समीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ठीक है, किसको बनाई गई थी ध्यान में रखते हुए कि जो अपने कहते हैं कि जो de ब्रोगली समीकरण अपने कही थी, उस de ब्रोगली समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो श्रोडिंजर ने श्रोडिंजर समीकरण को बनाया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि वास्तव में जो पदार्थ का कण और तरंग अगर दोनों व्यवहार का वैसे अगर अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, लेकिन ये जो श्रोडिंजर समीकरण है वो एक गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल रूप है। ठीक है, जिसके अंदर विभिन्न समीकरणों को लागू करने के बाद में इस समीकरण को बनाया गया है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं जो श्रोडिंजर समीकरण किन पर लागू होती है, अपने कहते हैं ऐसे निकाय जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किन के ऊपर लागू करते हैं अपने इसको, तो कहते हैं कि ऐसे निकाय जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उनके ऊपर श्रोडिंजर समीकरण को लागू किया जाता है। तो ऐसे निकाय क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है ऐसा निकाय, या ऐसा निकाय क्या हो सकता है, अणु हो सकता है। तो परमाणु या अणु जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उनको ध्यान में रखते हुए श्रोडिंजर समीकरण को बनाया गया था। अब ये श्रोडिंजर समीकरण है क्या उसको देखा जाए अपने, तो वैसे इसका जो गणितीय रूप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप है, जटिल रूप है। उसका तो अध्ययन अपने जैसे अब यहाँ नहीं करवा सकते 11th क्लास में, क्योंकि अपने जो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसका जो अध्ययन अपने ग्रेजुएशन लेवल का ये अध्ययन रहता है, ग्रेजुएशन के अंदर इसको अध्ययन में रखा जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ उस समीकरण की ही बात करते हैं कि जो हमारी श्रोडिंजर जो समीकरण है वो श्रोडिंजर समीकरण है क्या, कैसे बनी, वो बड़ी क्लासों के अंदर देखा जाता है, या बड़ी क्लासों में भी अपने कहते हैं कि ग्रेजुएशन का जो पार्ट फाइनल ईयर है उस फाइनल ईयर के अंदर इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर तो अपने जो सिर्फ समीकरण को ही बताते हैं कि ये समीकरण क्या है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इस समीकरण को क्या कहा जाता है, श्रोडिंजर समीकरण कहा जाता है। तो विभिन्न गणितीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये समीकरण यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो H है, ठीक है, जो H अपने लिया गया है, H कैप जो लिया गया है वो H कैप ही हमारे पास क्या है, एक गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। हैमिल्टोनियन संकारक, ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, संकारक मतलब ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कैसा ऑपरेटर है, एक गणितीय ऑपरेटर है। ठीक है, तो एक गणितीय ऑपरेटर के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर E क्या है, E ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, E क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऊर्जा है। E क्या है, ऊर्जा है। और दूसरी चीज़ अपने पास यहाँ पर बची है जैसे साई, तो साई यहाँ पर जो प्रदर्शित कर रहा है, इसको जो चिन्ह है इसको बोला जाता है साई। ठीक है, ये अपने कह सकते हैं कि तरंग का जो आयाम है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, साई किसको प्रदर्शित करता है, तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी निकाय की कुल ऊर्जा और उसके जो अपरमाणविक कण है कि गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के विभव से जो संबंधित है। तो इस समीकरण में अपने क्या करते हैं, ई और साई के जो हल अपने को प्राप्त करते हैं। तो ई और साई के जो हल अपने प्राप्त करेंगे और उन हलों के आधार पर अपने जो विज्ञान की जो ये शाखा है उस विज्ञान की शाखा का अपने अध्ययन किया जाएगा, उसको अपने देखा जाएगा किस तरह से ये जो समीकरण है वो समीकरण अपने लागू की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आज अपने इसी के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे जो इस श्रोडिंजर समीकरण है उस श्रोडिंजर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु पर लागू किया जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु और श्रोडिंजर समीकरण के बारे में अपने बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं इसकी। ठीक है।